नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछली वीडियो में हमने विराम चिन्ह को जाना। अभी हिंदी भाषा में विराम चिन्ह का कहाँ प्रयोग किया जाता है, विराम का क्या अर्थ होता है, विराम चिन्ह की क्या परिभाषा है। लेकिन कुछ टॉपिक है वो रह गए थे। आज इस वीडियो में हम विराम चिन्ह का जो अध्याय है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड भी शेयर भी करना। और पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलो देखो, एकल अवतरण चिन्ह क्या है, किसे कहते हैं। तो एकल अवतरण चिन्ह का सिंबल आप देख लो, ऐसे होता है। आपको ध्यान रखना है, यानी एकल अवतरण चिन्ह का सिंबल कैसा होता है। एकल अवतरण का मतलब होता है एक इन्वर्टेड कोमा से किसी शब्द या मेन जो बात होती है उसको बंद करना। उसका अगर एकल अवतरण चिन्ह का अगर आपको दूसरा नाम पूछा जाए तो इकहरा इकहरा उद्धरण भी बोला जाता है। कभी कभार पूछ लिया जाता है पेपर में, भी एकल अवतरण चिन्ह का दूसरा नाम क्या है या कि अन्य किस नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इकहरा उद्धरण के नाम से जाना जाता है। अब देखो कहाँ कहाँ कैसे इसका उपयोग होता है। वाक्य में व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम, पुस्तक, समाचार पत्र, पदवी, कविता आदि को दर्शाने के लिए कोई वाक्य दे दिया जाए पूरा, उसमें किसी व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम, वस्तु, समाचार पत्र, पदवी, कविता आदि को दर्शाने के लिए एकल अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी गीता एक धार्मिक पुस्तक है। जब इस गीता को हमें क्या दर्शाना है, एक विशेष रूप से दर्शाने के लिए किस में बंद करेंगे हम, एकल इन्वर्टेड कोमा में बंद करना होता है। कहाँ लगाया जाता है, किसी व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम, पुस्तक, समाचार पत्र, पदवी, कविता आदि को दर्शाने के लिए एकल अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूरा वाक्य है, गीता एक धार्मिक पुस्तक है, तो इस गीता को अलग से दिखाने के लिए, इस गीता पर मेन फोकस करने के लिए एकल इन्वर्टेड कोमा से मतलब उसको बंद किया जाता है, लॉक किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, एकल अवतरण चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, तो देखो आगे, गबन प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, यह ग्रंथ है। तो मैंने आपको बता दिया, व्यक्ति हो, ग्रंथ हो, पदवी हो, कविता हो, इनको विशेष रूप से दर्शाने के लिए जो एकल इन्वर्टेड कोमा में बंद किया जाता है। ठीक है, तो देखो ये गबन के आगे ऐसे लगेगा। ठीक है, हीरामधारी सिंह दिनकर हिंदी के महान कवि है। तो दिनकर जी के नाम को विशेष दिखाने के लिए, ठीक है, किसी कवि के नाम को। और वाक्य में लोकोक्ति या कहावत प्रयुक्त होने पर, जैसे इसे ही कहते हैं, किसे, इसे ही कहते हैं, जैसे घर का न घाट का, यानी किसी कहावत को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, एकल अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी कथन के बीच में किसी और का कथन आ जाना, कोई अगर कथन चल रहा है उसके बीच में किसी और का कथन आ जाता है तो एकल उद्धरण चिन्ह में प्रयुक्त होता है। ठीक है, कैसे होता है आगे देखो, जैसे सुरेंद्र ने कहा मैं बाजार जा रहा था। किसने कहा, सुरेंद्र ने कहा मैं बाजार जा रहा था। तब रास्ते में नेहा ने मुझसे कहा कि मेरे लिए मिठाई लेते आना। अब सुरेंद्र ने कहा, सुरेंद्र का कथन चल रहा था कि मैं बाजार जा रहा था, तो रास्ते में नेहा ने मुझसे कहा कि मेरे लिए मिठाई लेते आना। तो जो मेरे लिए मिठाई लेते आना नेहा का है, यानी किसी कथन के बीच में किसी और का कथन आ जाने पर, जब किसी व्यक्ति का कथन चल रहा है और उसके बीच में किसी और का कथन आ जाता है तो उसको एकल उद्धरण चिन्ह से हम क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। तो मेरे लिए मिठाई ले आना, ये किसका कथन है, नेहा का कथन है। यानी सुरेंद्र के बीच में किसका कथन आ गया है, नेहा का कथन आ गया। तो किससे लोग करेंगे, यानी एकल उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और उसने मुझे पैसे दिए। ठीक है, तो आगे देखो, अब दोहरा उद्धरण। अब ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है
जो अवतरण चिन्ह है वो कितने प्रकार के होते हैं, या उद्धरण चिन्ह है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना है। एक इन्वर्टेड से अगर लोग किया जाता है तो वो एकल उद्धरण में आता है, और डबल इन्वर्टेड से अगर लोग किया जाता है तो वो दोहरा उद्धरण में आता है। तो अब आपसे अगर पेपर में पूछा जाए भी अवतरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, एक और यानी एक हैरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब दोहरा उद्धरण या युगल अवतरण भी बोला जाता है, यानी इसका एक जोड़ा होता है, तो युगल के रूप में भी इसको बोला जाता है। किसी वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला, लेखक यानी लिखने वाला, यानी किसी वक्ता या लेखक के कथन या वाक्य को अथवा किसी रचना के अंश को ज्यों का त्यों, इसमें क्या होता है, किसी के द्वारा कोई भी कथन या वाक्य बोला गया है या लिखा गया है, ज्यों का त्यों हूबहू प्रस्तुत करने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह प्रस्तुत होता है। इसमें से भाई एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी किसी वक्ता या लेखक के द्वारा किसी कथन या वाक्य को या फिर किसी रचना के अंश को ज्यों का त्यों हूबहू प्रस्तुत करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दोहरा उद्धरण चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। और दोहरा उद्धरण का सिंबल आप देख लो, ये होता है ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा आती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब आगे देखो, यानी गीता में कहा गया है, गीता में क्या कहा गया है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अब इस बात को हम ज्यों का त्यों प्रस्तुत करेंगे तो किस में बंद करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी दोहरा उद्धरण चिन्ह में प्रस्तुत या प्रयुक्त करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। इसी प्रकार कोई किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा कोई विशेष बात बोली गई हो तो उसको हम हूबहू प्रस्तुत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था क्या, करो या मरो। जब हम हूबहू इस बात को प्रस्तुत करेंगे तो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लोग करेंगे, आपको ध्यान रखना है। और डबल इन्वर्टेड कोमा को दोहरा उद्धरण बोला जाता है, युगल अवतरण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, युगल अवतरण भी बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार आगे देखो, जयशंकर प्रसाद ने कहा, जयशंकर प्रसाद क्या है, एक जयशंकर प्रसाद ने कहा कि कामायनी मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। यानी किसी लेखक या कवि का या किसी विशेष व्यक्ति का, किसी क्रांतिकारी का या किसी विशेष नेता का कोई कथन हो, उसको अगर हम कोई रचना लिखी गई हो, कोई कथन कहा गया हो, कोई वाक्य कहा गया हो, तो उसको जैसे का ज्यों का त्यों हूबहू अगर हम प्रस्तुत करेंगे तो कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, डबल इन्वर्टेड यानी दोहरा उद्धरण का चिन्ह लगाएंगे। और आपको मैंने इसका सिंबल बता ही दिया। तो देखिए, जैसे जयशंकर प्रसाद ने कहा कामायनी मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है, इस बात को हम लिखेंगे तो क्या लगाएंगे, दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट मैंने नोट में लिखा है, कभी कभी किसी शब्द विशेष को अन्य शब्दों से अलग दिखाने के लिए भी दोहरा उद्धरण का चिन्ह लगाया जाता है। यानी कोई शब्द विशेष को अन्य शब्दों से अलग या भिन्न दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका, दोहरा उद्धरण या युगल अवतरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डबल इन्वर्टेड में लोग किया जाता है। जैसे मुझे तुलसी कठिन लगता है, क्या लगता है, तुलसी को विशेष दिखाया गया है, तो तुलसी कठिन लगता है, तो तुलसी को किस में लोग कर दिया, इन्वर्टेड कोमा में, डबल इन्वर्टेड कोमा में लगता है। आप मीरा या केशव पढ़ाएं, तो मीरा और केशव को क्या कर दिया गया है, विशेष दिखाने के लिए डबल इन्वर्टेड यानी दोहरा उद्धरण में लोग कर दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में है विवरण चिन्ह। सबसे पहले तो सिंबल याद होना जरूरी है। ऐसे सिंबल होता है, देखो आप, दो ऐसे ऊपर नीचे बिंदु होते हैं और एक ऐसे योजक चिन्ह की तरह होता है, आपको ध्यान रखना है। किसी शब्द या पद के बारे में विस्तार से बताना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, कोई शब्द या पद दे दिया जाए, पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी देनी हो तो हम क्या लगाएंगे, किसका प्रयोग करेंगे, विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये किसके समान होता है दिखने में, जो निर्देशक होता है चिन्ह उसके समान होता है। अब ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है
ऐसा कौन सा चिन्ह है जो निर्देशक चिन्ह के समान दिखाई देता है? ऐसा कौन सा चिन्ह है जो निर्देशक चिन्ह के समान दिखाई देता है? तो आपको ध्यान रखना है, विवरण चिन्ह है वो निर्देशक चिन्ह के समान दिखाई देता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी पद शब्द के बारे में विस्तार से बताना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण या उदाहरण देने के लिए किया जाता है। जैसे गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया। गांधी जी ने कितनी बातों पर बल दिया? इतना लिख दिया। और अब वो कौन सी 3 बातें हैं, पूरा विस्तार करना है, तो क्या करेंगे, उसके आगे हम ऐसे विवरण चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद उस बातों को लिखेंगे जो गांधी जी ने बोला है। ठीक है, जैसे गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया, अब कौन सी बातों पर बल दिया, उस पहले वो चिन्ह लगाएंगे विवरण का, फिर उसका विस्तार करेंगे। यानी विवरण चिन्ह किसके लिए आता है? किसी शब्द या पद या वाक्य को या किसी द्वारा कही गई बात का विस्तार पूर्वक जानकारी देने के रूप में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है। अब गांधी जी ने 3 बात कौन कौन सी बल दिया? सत्य, अहिंसा और प्रेम पर बल दिया। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखो और कहाँ काम आता है। जैसे हम आवेदन पत्र लिखते हैं, प्रार्थना पत्र किस में काम आता है? ध्यान रखना है, आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र। आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र का जो विषय होता है या संदर्भ होता है, यानी कोई आवेदन पत्र है या प्रार्थना पत्र है, हम लिख रहे हैं जिस विषय पर या संदर्भ में, तो उसके बाद भी किसका प्रयोग करेंगे? विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने पत्र लिखा, उसमें विषय डाला और विषय के आगे क्या लगाएंगे? विवरण चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विवरण चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद जो आगे बातें लिखनी है, विस्तार से जानकारी देनी है या कुछ कहना है, वो बाद में लिखेंगे। पहले मैंने क्या लिखा? यहाँ पे विषय लिखा, उसके बाद विषय में मुझे क्या बोलना है, देखो जो बोलना है उसका विस्तार करेंगे। यानी 2 दिन के अवकाश हेतु, किसके लिए लिखना है प्रार्थना पत्र? 2 दिन के अवकाश हेतु। तो हमारा विषय क्या हो गया? 2 दिन के अवकाश हेतु। तो विषय को पूरा विस्तार से बताने के लिए, ये हमारा जो विषय उसको पूरे विस्तार से बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में लिखा है त्रुटि पद चिन्ह। त्रुटि मीन्स होती है गलती या किसी चीज को भूल जाना। यानी लिखते समय सबसे पहले तो आपको इसका सिंबल याद करना है, ऐसे होता है, त्रुटि पद का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो किसे कहते हैं? लिखते समय कोई शब्द अथवा वाक्यांश छूट जाता है। जैसे ही हम लिख रहे हैं, बीच में कोई बात छूट गई, मेन बात होती है वो छूट जाती है, या भूल जाते हैं, किसी कारणवश हमसे त्रुटि हो जाती है, तो यह चिन्ह लगाकर छूटा हुआ अंश लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? छूटा हुआ अंश लिखा जाता है। जैसे मैंने नीचे एक एग्जाम्पल ले रखा है, या मैंने लिखा है मोहन लेने बाजार गया। अब मैंने मोहन लेने बाजार गया, कोई सार्थक अर्थ नहीं निकला। बीच में हम देखो हमने क्या छोड़ा? सामान को भूल गए। किसको भूल गए? सामान को। तो जब हमने सामान को दिखाना है तो क्या करेंगे? ऐसे त्रुटि पद को लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? त्रुटि पद का जो निशान है वो लगाएंगे ऐसे। उसके बाद ऊपर लिखेंगे, जो भूला हुआ अंश है उसको कहाँ पर लिखेंगे? उस निशान के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि त्रुटि पद निशान है वो कहाँ काम आता है? लिखते समय हमसे किसी वाक्य में कोई अंश छूट जाता है, उसको पूरा करने के लिए किसका निशान लगाया जाता है? किसका चिन्ह लगाया जाता है? त्रुटि पद का चिन्ह लगाया जाता है। और ये सिंबल आपको पता है, मैंने बता दिया ऐसे होता है। ठीक है, ध्यान देखना। आगे क्या लिखा है देखो, नेक्स्ट में मैंने लिखा है रेखांकन, यानी अंडरलाइन। रेखांकन चिन्ह या अंडरलाइन, इसमें क्या होता है? इसका सिंबल कैसे होता है देखो, आपको देखना है। कोई मतलब शब्द होता है, उसके नीचे क्या कर दी जाती है? ऐसे लाइन होती है, अंडरलाइन बना दी जाती है। अंडर यानी नीचे कोई लाइन बना जाती है। किसी वाक्य के कुछ वर्णों शब्दों, यानी कुछ वर्णों शब्दों या वाक्यांश में अथवा पूरे वाक्य का विशेष महत्व दर्शाने तथा उस अंश पर पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए उस अंश के नीचे क्या करते हैं? रेखांकन कर दिया जाता है। कोई पूरा वाक्य या वाक्यांश लिखा हुआ है, उसमें किसी एक शब्द पर किसी पाठक का क्या करना है? हमें ध्यान को आकर्षित करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? उसके नीचे हम
अंडरलाइन कर देंगे। उसे क्या बोला जाता है? रेखांकन बोला जाता है, इंग्लिश में अंडरलाइन बोला जाता है। और सिंबल कैसा होता है? ऐसे नीचे लाइन बना दी जाती है, ठीक है। तो आगे देखो, मैंने लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। तो मैंने दिल्ली को विशेष दिखाने के लिए इसके नीचे क्या किया है? देखो नीचे मैंने क्या किया है, नीचे मैंने अंडरलाइन की है, ठीक है। ये देखो यहाँ दिल्ली को विशेष दिखाने के लिए, दिल्ली पर किसी मतलब जैसे भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। तो मैंने आपको बताया किसी अंश या वाक्यांश में पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी अंश के नीचे रेखांकन कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत क्या है? भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो विशेष रूप से किसको दर्शाएंगे? जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, विशेष ये तिथि है, इसके नीचे क्या हो गया? अंडरलाइन हो गया। तो जिस किसी चीज़ को विशेष दिखाने के लिए पूरे वाक्यांश में किसी पाठक का उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए अंडरलाइन या रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में देखो, लागू चिन्ह। सबसे पहले तो आपको इसका सिंबल याद करना है। विलागो चिन्ह ऐसे होता है, एक गोल बिंदु की तरह होता है, आपको ध्यान रखना है। क्या होता है? ऐसे गोल बिंदु होता है, इसे क्या कहते हैं? लागो चिन्ह कहते हैं। लागो यानी शून्य लागो चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी लागो चिन्ह को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो शून्य लागो चिन्ह के नाम से जाना जाता है। जो शब्द पर्याप्त प्रसिद्ध होते हैं अथवा जिन शब्दों को बार बार लिखने की आवश्यकता होती है, उन्हें छोटे रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई शब्द इतना मतलब प्रसिद्ध होता है, उसको बार बार लिखने की हमें आवश्यकता पड़ती है, तो उसका छोटा रूप बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हमें लघु चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने नीचे एग्जाम्पल लिए हैं, आप देखो यहाँ दिए मैंने शब्द और फिर उसका छोटा रूप दिया है। शब्द देखो क्या है, शब्द लिखे हैं और इधर लिखा है मैंने छोटा रूप। शब्द है पंडित। जो पंडित शब्द को अगर हम बार बार लिखते हैं, ये बड़ा होता है, किसी चीज को प्रसिद्धि के लिए है, तो इसको दिखाने के लिए अगर छोटा रूप लिखेंगे तो लघु चिन्ह लगाकर ऐसे लिखे जाएगा। अब है बैचलर ऑफ आर्ट्स। इस शब्द को अगर हम बार बार लिखते हैं तो लिखने में थोड़ी वो होती है परेशानी। और ये शब्द क्या है? विशेष है। इस विशेष शब्द है, प्रसिद्धि वाला शब्द है, तो उसको दिखाने के लिए, इसका छोटा रूप बनाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? लघु चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बैचलर ऑफ आर्ट्स को ऐसे हम बीए के रूप में लिख सकते हैं, और बैचलर ऑफ साइंस को हम बीएससी के रूप में लिख सकते हैं। डॉक्टर को हम ऐसे छोटा रूप डॉक्टर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। नोट में मैंने एक बात लिखी है, वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप। ऐसे भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि शब्द में, शब्दांश में ऐसा कौन सा चिन्ह है जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा चिन्ह है? लागू चिन्ह। लागू चिन्ह ऐसा है जो शब्दांश में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है, ठीक है। आगे मैंने दो क्वेश्चन भी लिए हैं आपको समझाने के लिए भी कैसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन है, देखो आप, हनुमान, सुग्रीव और विभीषण सा भगत मिलना कठिन है, वाक्य में कौन सा चिन्ह नहीं लगा है। ऐसे ऊपर कोई एक पूरा सेंटेंस दे दिया जाए और नीचे चार ऑप्शन दे दिए जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें ऐसा कौन सा चिन्ह है जो इस वाक्य में नहीं आया है। तो पहले तो इस वाक्य को ध्यान से पढ़ो। हनुमान, सुग्रीव और विभीषण सा भगत मिलना कठिन है, वाक्य में कौन सा चिन्ह नहीं लगा है, तो देखना है। तो अनुमान जो मैंने आपको बताया, एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाएंगे, एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के नाम को अगर दर्शाएंगे तो किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? अलप चिन्ह का। तो अनुमान, तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा आएगी तो अलप विराम आएगा। हनुमान, सुग्रीव और जब भी जो लास्ट के जो दो मतलब व्यक्तियों के नाम होते हैं या वस्तुओं के नाम होते हैं, संज्ञाओं के नाम होते हैं, उसके बीच में
और योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे हनुमान इन्वर्टेड कॉमा आ गई, हनुमान, सुग्रीव और भविष्ण। और फिर मैंने आपको बताया योजक चिन्ह का ये जो सिंबल यहाँ दे रखा है ये क्या है, योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ से सा सी आए, किसी की तुलना की जाए तो वहाँ पे क्या होता है, योजक चिन्ह होता है। तो देखो हनुमान सुग्रीव, यहाँ तो आ गई इन्वर्टेड कॉमा, तो ये तो अलग अलग विराम का प्रयोग तो इसमें हो गया, ठीक है। अब देखो हनुमान सुग्रीव और भविष्ण सा, यहाँ क्या आएगा, योजक चिन्ह आएगा, सा भगत मिलना कठिन है, यानी तुलना की गई है कि भविष्ण सा भगत मिलना कठिन है सा। तो मैंने बताया से सा सी आए और किसी की तुलना की जाए तो उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या हुआ है, अल्प विराम का भी प्रयोग हुआ है, योजक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है। और आगे देखो फिर भगत मिलना कठिन है, यहाँ हमारा वाक्य पूरा हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, पूर्ण विराम आएगा। तो पूर्ण विराम का भी प्रयोग हुआ है, तो इसमें कौन सा नहीं आया, उप विराम नहीं आया। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए, हनुमान सुग्रीव और भविष्ण सा भगत मिलना कठिन है, वाक्य में कौन सा चिन्ह नहीं लगेगा। तो आपको ध्यान देना है, जब किसी एक से अधिक संज्ञाओं को दर्शाना हो तो हम क्या करते हैं, अल्प विराम लगाते हैं, यानी इन्वर्टर या कोमा का प्रयोग करते हैं। और जब किसी के साथ तुलना की जाती है, जो स सा सी आते हैं, तो उसमें हम योजक चिन्ह लगाते हैं। और जब हमारा वाक्य है यानी सेंटेंस पूरा हो जाता है तो उसके अंत में हमें खड़ी पाई जैसा पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। तो ये इसमें क्या आएगा, इन्वर्टेड कोमा आएगी और योजक चिन्ह आएगा और पूर्ण विराम आएगा, लेकिन उप विराम का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन देखो क्या है, आगे क्वेश्चन में लिखा है, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको क्वेश्चन कह रहा है कि विराम चिन्ह का कौन सा सुमेल नहीं है, ऐसा कौन सा चिन्ह है जो सुमेल नहीं है, मतलब सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो अल्प विराम कैसे लिखा जाता है, मैंने आपको बताया, अल्प विराम इन्वर्टेड कोमा की तरह होता है। और फिर नीचे दिया हुआ है उद्धरण चिन्ह, तो उद्धरण चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता, मैंने आपको बताया। एक किसी बात को दोहराना हो तो एकल में, जब विशेष बात को दोहराना हो तो डबल इन्वर्टेड में हम बंद करते हैं। तो ये तो योजक का निशान दे रखा है, तो यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है। और हंसपद, हंसपद मैंने बताया अभी, हंसपद का मतलब होता है त्रुटि पद, और त्रुटि का सिंबल तो ऐसे होता है, यहाँ पर तो लोप चिन्ह दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। और लाघव चिन्ह के नीचे त्रुटि चिन्ह दे रखा है, लाघव मैंने आपको बताया अभी ऐसे गोल बिंदु की तरह होता है। तो इसमें से ही कौन सा हो जाएगा, अल्प विराम, यानी अल्प विराम क्या है, इन्वर्टेड कोमा आ जाएगी। तो इस प्रकार भी आपको पूछ सकता है, चिन्ह देके, सिंबल देके नाम भी पूछ सकता है, अभी ये कौन सा चिन्ह है, कैसे भी सुमेल करना भी पूछ सकता है। तो मैंने मेरे हिसाब से आपको ये पढ़ाने का प्रयास किया है। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना ताकि और बच्चों का भी फायदा हो जाए। हाँ, एक वीडियो में किसी बच्चे ने बोला था कि मैडम बोर्ड लेकर आओ, हाँ बेटा ज़रूर लेकर आएंगे, आप लोगों का अगर ऐसे ही प्यार बना रहा, शौक बना रहा, तो भगवान माँ सरस्वती की कृपा रही तो हम बोर्ड भी लेकर आएंगे, लाइव क्लास भी लेंगे, पूरा सिलेबस आपको करवाएंगे। बस अपना प्यार, अपना शौक इसी तरह बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।